जय हिंद दोस्तों, आज की जो हम लोग यहाँ पे क्लास करेंगे, यहाँ पे सेट नंबर 33 के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और साथ साथ दोस्तों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर ये चीजें हमारे पेपर में आई हैं तो क्या क्या चीजें और आपसे पूछी जा सकती है। जैसा तो मैं आपको हर सेट में वहां पे आपको बताता ही चल रहा हूँ कि अगर आप यानी आपका एग्जाम का भी लगभग 1 महीना आपका बचा हुआ है और यहाँ पे अगर जो ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, कोई बच्चा यहाँ 35 प्लस तक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर पा रहा, उसकी तैयारी यहाँ पे सही चल रही। और आप ये काउंट करते चलना, जब ये सेट पूरा आप यहाँ पे सोल्व करोगे कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, जो पार्ट आपका वीक हो उस पर ज्यादा फोकस यहाँ पे कर लीजिएगा। दोस्तों ये मान चलना, इस समय जो आपका एग्जाम यहाँ पे लगने वाला है ना, जो आपकी एनसीईआरटी पैटर्न की जो नोट्स है उसको आप भाई इस समय भगवान मान चलना भाई, उसकी पूजा कर लो वहां पे। और इसके बाद जो आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन है इसको अपनी मान चलो आपकी बंदूक हो गई। जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चन की वहां प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो आपका एग्जाम का लक्ष्य है वो आप वहां पे सटीक निशाना वहां पे लगा पाओगे, यानी अपना सिलेक्शन वहां पे ले पाओगे। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आप करना आप स्टार्ट कर देना, जहां से एक आइडिया आपको हमेशा ये लगता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना हो रहा है, वीक कहीं कोई हमारा स्पॉट वीक तो नहीं चल रहा वहां पे। और एक आइडिया ये भी आपको हमेशा लगता चलेगा कि जो पार्ट आपका वीक होगा ना उसकी आप तैयारी वहां पे करोगे। और ये चीजें आप तभी कर सकते हो जब आप ऐसे क्वेश्चन की वहां प्रैक्टिस करोगे, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि ये आपके वही मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका लखनऊ आपका जो एमसी सेंटर रिलेशन भर्ती का हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि देश का पहला मंदिर संग्रहालय ये किस राज्य में आपका बनाया गया है। दोस्तों ये सारे ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएंगे, आप ये काउंट करते चलो कि आप कितने कितने के आंसर यहाँ पे दे पा रहे हो। हम लोग सीधा सीधा क्या करें, जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे और इसकी पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वहां प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप देखते चलना कितना स्कोर आप यहाँ पे बना पा रहे हो और कौन सा पार्ट आपका वीक है कौन सा स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है भाई ये नहीं कहना भाई ये तो मेरा मजबूत उसे हम तैयार नहीं करेंगे, भाई उसको भी आपको तैयार वहां पे करते चलना है। दोस्तों इसमें जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा बताइएगा अयोध्या जो कि आपका उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी सीधा सीधा आपको यहाँ पे राइट आंसर मार देना है। देखो यही मान चलना आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे, तैयारी बहुत सही चल रही है, इसे कंटिन्यू आप बनाए रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ये भी याद कर लेना कि अयोध्या मंदिर जो आपका राम मंदिर वहां बनाया गया है ना, ये काफी फेमस आपका इस समय है। तो कभी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राम मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया, तो आपको अयोध्या का नाम तब भी आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन अभी जितने पेपर हुए वहां कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, तो राम मंदिर आपको यहाँ पता होना ही चाहिए। और भारत में पहली बार मंदिरों पर आपका केंद्रित जो संग्रहालय आपका बनाया जा रहा है यही अयोध्या में आपका बनाया जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है। काउंट करते चलना ये कितना स्कोर आपको यहाँ पे पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो आपका सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक का सुनिश्चित वहां पे किया गया है। चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे आपके दिए गए। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये दानापुर जडारू में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखो इनमें क्या रहेगा, अगर आपको इनका आंसर पता है आप तुरंत टिक कर दोगे, अगर नहीं पता है भाई आप कितनी वो सोच विचार कर लो, आपका आंसर वहां पे रॉन्ग ही आपका वहां पे होता है। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस करके जाओगी ना, तो जब आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन वहां पे दिखाई पड़ेगा तो आपका माइंड एक बार जरूर वहां पे क्लिक करता है, भाई ये चीज तो हमने वहां पढ़ी थी, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ तभी में ऐसे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते हुए चलिएगा। अब देखो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे, 2047 आपको बता देना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इस मिशन का मेन लक्ष्य क्या है, मेन इसका लक्ष्य दोस्तों यही आपका है कि जो आपके अनुसूचित जनजातियों में जो बीमारियां हुई है, बीमारियों का जो उन्मूलन करना, इसका मेन लक्ष्य आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका 2047 है ना, ये एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है कि दोस्तों जो आपका 2047 क्या लिखा है, 2000 जो यहाँ पे 47 आपका दिया गया, ये भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ भी दोस्तों होगी, 100वीं वर्षगांठ भी दोस्तों आपकी होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंडिंग यहाँ पे चल रहा है, तो ये चीज याद कर लेना
कि भारत का 100वां वर्षगांठ कब मनाया जाएगा, तो आप 2047 का नाम आपको पता होना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रमुख स्वास्थ्य मिशन के रूप में अपना भी आपका लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा जा सकता है। वहां मैं तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट वही मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिनके ज्यादा चांस रहेंगे हमारे पेपर में आने के। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, ये बताओ दक्षिण एशिया में पहला आपका सेंटर ऑफ एक्सप्रेसी जो सर्वाइवल किस देश में आपका ये स्थापित किया गया, कौन सा देश होगा? मालदीव होगा, बांग्लादेश होगा, सिंगापुर होगा, भारत होगा? सीधा पुणे जडाउरो में आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में ही क्वेश्चन ये आपका वहां पूछा गया था। तो अगर पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे क्या बताना है, ये बताओगे भाई भारत बता देना, ऑप्शन डी। देखो जब आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक, जहां पे अगर आप किसी में आपका इंडिया का नाम जिक्र हो ना, अगर आपको उसका आंसर वहां पे ना पता हो तो ज्यादा आपके चांस रहेंगे भारत वाले में ही आपको वहां पे टिक करना, उसी के ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में आने के, यानी राइट होने के। लेकिन अगर आपको पता है तब तो सही बात है, लेकिन अगर तुक्का ही हमें वहां मानना है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग तो है नहीं आपकी, तो बच्चे कोई क्वेश्चन कोई छोड़ के आएगा नहीं, और आपको भी वहां पे नहीं छोड़ना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको दिखता है और वहां पे मान लो इंडिया का नाम जिक्र वहां पे होता है, तो अगर नहीं पता इंडिया में ही आपको वहां पे टिक करके आना, क्योंकि जो आर्मी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर आपके भारत से ही रिलेटेड वहां पे होते हैं। इंडिया का नाम वहां पे आपको दिखे उसी पे आपको वहां पे टिक कर देना है। अभी दोस्तों मैं आपको जब आपका एग्जाम पास में आएगा ना, मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा, जब पेपर में बैठोगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे उसमें कैसे आपको टिक वहां पे लगाना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रख लेना कि दक्षिण एशिया में पहले को, यहाँ पे एक पॉइंट ये याद कर लेना कि IUCN का नाम आपको तो पता ही होगा। देखो ये आपका क्या होता है, IUCN के सहयोग से भारत में ये आपका यहाँ पे स्थापित आपका किया गया। और जो आपका IUCN होता है ये क्या काम करता है, ये आपका जैव विविधता यानी संरक्षण में ये केंद्र महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आपका निभाता है वहां पे। और इसमें क्या होता है, जो आपके संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए डाटा और अनुसंधान केंद्र यहाँ पे होते हैं, यानी ये एक डाटा कलेक्ट वहां पे करता है। जैसे जो जीव ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार में हो गए हैं, इसी में एक आपका रेड डाटा जारी किया जाता है, यानी जो विलुप्त हो गए, पहले तो वो यहाँ पे थे धरती में लेकिन प्रेजेंट टाइम पे नहीं दिख। जैसे आपका ये मानो डायनासोर हो गया, डायनासोर पहले आपके रहते थे लेकिन प्रेजेंट टाइम डायनासोर में दिखाई पड़ते नहीं, दिखाई पड़ते। और ये उनके भी करता है जो अभी विलुप्त प्राय होने वाले, यानी प्रेजेंट टाइम तो है लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। जैसे आप देखो जो गिद्ध होते हैं, पहले गिद्ध आप देखते होंगे बचपन में कि बहुत सारे आपको दिखाई पड़ते थे, कि प्रेजेंट टाइम पे गिद्ध की संख्या इतनी ज्यादा कम होगी कि कहीं कहीं पे ही आपको वो दिखाई पड़ते हैं आपके। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन, काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका हो रहा है। जीके तो हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, आप ये देखना कितना स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हो। अगर जीके में कोई बच्चा 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके सही हो रहा है, भाई बिल्कुल परेशान हो ना, बहुत सही तैयारी चल रही है। इससे ज्यादा कोई जल्दी बच्चा कर भी नहीं पाता, 6-7 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आपको जो मेन फोकस, जैसे मैथ हो गया, मैथ आपके क्वेश्चन नहीं गलत करने वहां पे, मैथ बिल्कुल आपकी वहां पे इजी आएगी। मेन जो आपका पार्ट होता है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, उसमें अच्छे से फोकस वहां करना है, पकड़ वहां बना के आपकी चलनी। इस बार भाई सिलेक्शन आपको लेना है। बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर ऐसे आप तैयारी करते चलोगे ना, आपके पेपर क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे। लेकिन अगर जो चीजें मैं बताऊं उसे फॉलो जरूर कर ले। और आज मैं जो टाइम टेबल आपको बताना है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी, जो आपके पास 30 से 35 दिन का टाइम बचा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे तैयारी करनी है। अब इससे पूछा जा रहा है किसे जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में योगदान के लिए नीदरलैंड में आपका इन्वेस्टर प्राइज, ये अवार्ड आपका वहां पे मिला है, बताओ। ये 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि नाम दिए जा रहे हैं, इसमें किसको ये अवार्ड वहां पे दिया गया था। और ये आपके राजस्थान के जयपुर जडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट हुआ तो सीधा सीधा क्या राइट आंसर आपको यहाँ बताना है, ये आप बताइएगा। डॉक्टर जो ज्योति गुप्ता दिया गया, डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका अवार्ड होता है ना, ये अवार्ड जो आपका होता है, ये आपका नीदरलैंड का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार होता है। ये क्या होता है, नीदरलैंड का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार आपका होता है। और डॉक्टर गुप्ता जो भारत की कहां के मूल निवासी हैं, ये कहां के हो जाए, भारत की एक मूल निवासी, भारत की मूल निवासी आपके हो जाएंगे। और ये पुरस्कार आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि जो होती है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज वहां पे किया था, बढ़ाया था। इसी वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है। ये चीज जरूर याद कर लेना
कि ये नीदरलैंड का आपका विज्ञान क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये डॉक्टर कहाँ के मूल निवासी है? ये भारत के मूल निवासी। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 8वां जो ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित की गई? देखो ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं कि आपको करंट अफेयर पे भी ज्यादा फोकस वहां पे करना। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया। अब इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन हमारा जो आपका स्टैटिक जीके होता है वहां से आपका आता है। अब 1 से 2 क्वेश्चन आपका भारतीय जो संविधान है यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो जीके में ये 3 चीजों में आपको ज्यादा फोकस वहां पे करना है। इसका दोस्तों सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये जो आपका ब्रिक्स यहाँ पे दिया गया, अगर कभी आपसे ये पूछा गया इसमें कितने देश यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी से क्या बताओगे? आपका ब्राजील हो जाएगा। आर से आपका रूस हो जाएगा। आई से आपका इंडिया भारत हो जाएगा। सी से आपका चीन हो जाता है और एस से आपका अफ्रीका, यानी ये देश इसमें आपके आ जाते हैं। और दोस्तों ये आपका भारत की जो प्रतिस्पर्धा आयोग होती है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है इस समय? इसकी मेजबानी आपका सीसीआई ये आपका कर रहा है। कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग जो आपकी है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? सीसीआई इसकी मेजबानी आपका वहां पे कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट नोट कर देखो। यहाँ पे ये देशों के नाम याद कर ले, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है कि ये सीधा एक ब्रिक्स का नाम आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ ये पूछ लेगा आर से कौन सा देश आपका आता है या इसमें कितने देश आपके शामिल है। ये देशों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है। और ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन आएगा ब्रिक्स में कौन कौन से देश आपके शामिल है। 4 ऑप्शन आपको वहां पे दे देगा। इसके लिए ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से देश आपके यहाँ पे शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा आपका तालवाद, क्या लिखो? तालवाद नहीं है। तालवाद समझ रहे भाई? तालवाद नहीं है, बताओ। घटम है, तबला है, मृदंगम है, सरोद है। तो राइट आंसर क्या बताओगे? इसमें जो आपका ये सरोद दिया गया है ना, ये आपका तालवाद नहीं होता है। तो क्या बताना है राइट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन डी पे आपको टिक कर देना है। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका सरोद होता है ना, ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपका प्रमुख होता है। जो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपका प्रमुख होता है। इसके बाद जो आपका घटम हो गया, तबला हो गया, मृदंगम हो गया, ये तीनों किसमें आते हैं? ये तीनों तालवाद में आपके यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो आपका सरोद होता है ये तालवाद में आपका नहीं आता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करना। ये आपका स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आएगा तो तैयार कर लेना। स्टैटिक जीके अच्छे संविधान तैयार कर लेना, कंफर्म है 3 क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में आने के। इन पे ज्यादा फोकस वहां पे आपको कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे वैसे जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे बस यही आप तैयार करते चलना। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कंप्लीट नोट्स नहीं है और उसे ये डाउट लगता था हम क्या तैयार करके जाएंगे पेपर अपना क्वालिफाई वहां पे हो जाए, तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन एने वाला उसमें सीधा जा रहा है। ये जो आपका फोल्डर यहाँ पे दिया गया आर्मी नर्सिंग कोर्स पीडीएफ, इसमें जो आपके ऑल सब्जेक्ट नोट्स होंगे और अभी तक 2000 लेके 2024 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस वो प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर देना। आप जब भी पेपर में बैठोगे क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन ये तैयार जरूर करके आपको जाना। और इसमें आप पता है 50 ये ऑल सब्जेक्ट नोट्स यहाँ पे हैं और साथ साथ आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ मैंने अपलोड करे। और ये वही प्रैक्टिस सेट है जो सीधे सीधे आपके आर्मी नर्सिंग के जितने आपके एग्जाम हो वहां जो पेपर सीधा पूछा गया वो सीधा ये आपके एग्जाम में वहां पे दिखेंगे। तो यहाँ से एक बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक तो ये पता चलेगा भाई जो कंपटीशन है ना, आप बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हो वहां पे, तो आप लोग ही वहां प्रैक्टिस सेट दे रहे हो। वहां से एक आइडिया ये लगेगा आपकी रैंक कितनी आ रही है, कि आपकी रैंक जैसे मान लो 10,000 बच्चों ने प्रैक्टिस सेट वहां पे दिया, आप उसमें क्या कंपटीशन क्या वहां पे दे रहे हो। सबसे मेन बात ये आपको पता वहां पे चलेगी, क्योंकि जो कंपटीशन होगा भाई आप लोगों में ही तो है। जो कुछ बच्चा ऐसा कुछ रैंक 1 भी लेके आएगा, कुछ होगा जो सिलेक्शन भी नहीं ले पाएगा। तो आप लोग कम से कम ये जब प्रैक्टिस सेट वहां पे सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया ये लगेगा भाई हमारी पोजीशन क्या है, हमें कितनी मेहनत और करनी कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो प्रैक्टिस सेट देने का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको वहां पे देखने मिलेगा। तो ये नोट्स आप तैयार करके जाना, यकीन मान चल आप एग्जाम में बैठोगे पेपर भाई मुस्कुराते हुए आप वहां पे देखोगे
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन रट लेना सारी चीजें, जो चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा ये बताओ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब आपका मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 7 अगस्त, 7 जून, 7 अप्रैल। तो कब आप मनाओगे? आपको सीधा सीधा बोल देना क्या मनाओगे। 7 अप्रैल को आपका मनाया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और एक चीज ये भी याद कर लेना यहाँ पे कि WHO की स्थापना, यानी जो आपका WHO था, इसकी स्थापना की वर्षगांठ भी आपको यहाँ पे हो जाती है। और हर वर्ष एक नई थीम यहाँ पे केंद्रित आपकी की जाती है। तो आपको क्या बता देना, सीधा सीधा 7 अप्रैल हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब अच्छा ये बताओ, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? हवा सिंह की, मैरी कॉम की, शिव थापा का, विकास कृष्ण यादव की। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके वाले टॉपिक के ही हमारे एग्जाम में आते हैं। स्टैटिक जीके में आपका जो एक स्पोर्ट वाला पार्ट वहां पे होता है, वहां ये क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। ये पुस्तकें अच्छे से याद कर लेना, जो इनकी पुस्तकें होती हैं, यहाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो आपके फेमस बुक है वो तैयार करके आपको जाना। वह नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए रखे हैं, बस वही आप वहां पे तैयार कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों किसका आपको नाम बताना है? मैरी कॉम का नाम आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों अगर कभी पूछा गया मैरी कॉम कौन से खेल से संबंधित हो जाती, क्या बताओ ये कौन सा गेम खेलती है? ये बॉक्सिंग का गेम वहां पे खेलती, क्या बताओ? बॉक्सर यहाँ पे याद कर लेना। और दोस्तों ये जो आपकी अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे दी जा रही है, ये आत्मकथा जो इनकी है, इन्होंने इसमें अपने संघर्ष के बारे में बताया कि पहले हमारी मतलब क्या कितना हमने संघर्ष किया है ये गेम खेलने के लिए। और यहाँ पे यानी कैसे इन्हें सफलता मिली, क्या क्या इन्हें प्रॉब्लम वहां पे हुई, तभी ये बुक वहां पे पढ़िएगा। नेट पे ऑलरेडी आपको बुक मिल जाएगी, वहां पे इनके जीवन के बारे में देखना, इन्होंने कितना स्ट्रगल वहां पे किया था, तब आप आज इनका नाम इतना वहां पे हुआ। ये बुक जरूर एक बार पढ़ के देखिएगा भाई, काफी ज्यादा मोटिवेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा नृत्य शैली आपका हरियाणा से संबंधित है? स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो नृत्य होते हैं आपके स्टैटिक जी के में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, अच्छे से तैयार करके वहां पे आपको जाना है। बताओ क्या होगा? चैती होगा, वेलाकली होगा, वृंदावनी होगा, फाग होगा। तो आप क्या बता दोगे? फाग आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये फाग कब खेला जाता है? जो आपका होली का आपका टाइम आता है ना, गांव में देखा होगा भाई, होली के टाइम पे भी तो हमारे गांव जो गांव में या घरों में क्या होती है, फाग आपकी कराई जाती है। तो क्या बताओगे? ये फाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हरियाणा का एक पारंपरिक लोक शैली भी आपकी हो जाती है। हरियाणा की पारंपरिक लोक शैली भी हो जाती है। और अपने यूपी वाले भाई सब जानते हैं कितना इसका धूमधाम वहां पे होता है, कि हर गाँव में जब फाग होता है सब समझ रहे हो, मान लगे रहते हैं अपने वहां पे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कंचनजंगा जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। बताओ, झारखंड होगा, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है। लखनऊ एमसी सेंटर रिलेशन भर्ती में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका सीधा राइट आंसर आपको क्या बताना है? यहाँ हम बताएंगे सिक्किम राज्य, आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो, आप क्वेश्चन देखते होगे, ऑप्शन सीधा आपके नजर के सामने वहां पे आ जाता है। तो भाई इतना टाइम एग्जाम में थोड़ा आपको मिलेगा भाई, हम सोचे विचारे फिर आंसर दे। ये क्वेश्चन सीधा पढ़ो, अगर ऑप्शन देख रहे हो आ रहा तुरंत आप वहां पे टिक मार दोगे। अगर नहीं आ रहा भाई तब तो डाउट होगा। हाँ, जो मैथ ही क्वेश्चन होते हैं उनमें आपका टाइम लग सकता है भाई, उसे कैलकुलेशन करना होगा, सॉल्व करना होगा, तब हमारे आंसर वहां पे आते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या भाई, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा ऑप्शन दिख रहे हैं, आ रहा तो आ रहा, नहीं तो भाई तुक्का ही अपना जिंदाबाद वहां पे। तो लेकिन तुक्का पे आपको बाद में फोकस करना है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, मान जो अपनी जगह एग्जाम पास वहां पे आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसे आपको कैसे वहां पे सॉल्व करने हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, आपके साथ जुड़ा हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बस एग्जाम तक बने रहिएगा। मैं जैसी चीजें आपको बताऊंगा वो तैयार करके देना। और दोस्तों मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी आपको तैयार करा रहा हूँ वहां पे, ये आपके एग्जाम के पहले मैं प्रोवाइड वहां पे कराऊंगा। जो हमारे मेन क्वेश्चन होंगे जिनके ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में आने, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। भाई बिल्कुल परेशान वहां पे नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या बता दो कि आपका सिक्किम राज्य यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका यूनेस्को होता है, क्या होता है इसके बारे में लगभग हर बच्चा को पता ही होगा भाई। यूनेस्को जो आपका होता है, ये एक क्या होता है, ये पहले तो ये जान लेना कि जो आपका ये कंचनजंगा जो बायोस्फीयर है, ये भारत का पहला मिक्स्ड आपका हेरिटेज साइट है। और देखो मिक्स जो आपके हेरिटेज साइट होते कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, प्राकृतिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है।
ये आपके मिक्स्ड आपके हेरिटेज वहां पे होते हैं। और यूनेस्को क्या होता है, एक पूरी सूची वहां पे तैयार करते हैं कौन से कंट्री में कितने ऐसे आपके स्थल वहां पे हो जाते हैं। आप देखोगे कई सारे किले हो गए या बहुत सारे मंदिर आपके हो गए जो यूनेस्को सूची में आपके सारे सारे वहां पे आते हैं। तो क्या बताओगे राइट आंसर ये कहां पे हो जाएगा, आपका सिक्किम राज्य में आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ जो मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट दो, जो आपकी मैथ आती है ना, मैं देखो वहां पे हार्ड नहीं आएगी, 5 क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे। मैं हर बार कहता हूं ज्यादा आपको जो आपकी अर्थमेटिक है उस पर ज्यादा फोकस करना है। एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन भले वहां पे आता है लेकिन आपके अर्थमेटिक 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ज्यादा फोकस भी अर्थमेटिक में ही करना है। अर्थमेटिक आपको समझ में जल्दी आ जाएगी और आप स्कोर भी वहां पे बूस्ट वहां पे कर लो। अगर आप एक क्वेश्चन चक्कर मान लो एडवांस मैथ वहां पढ़ने में बैठ जाओगे तो वहां पे तब प्रॉब्लम आपको वहां पे हो जाएगी, क्योंकि वो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम वहां पे करेगा। अब इतना टाइम अपने पास नहीं है, तो मैथ में अगर एक क्वेश्चन छूट भी जाता है उसके लिए भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, लेकिन अर्थमेटिक अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें आपको थोड़े टॉपिक भी और आप ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, कैलकुलेशन अच्छी बड़ी आसानी से वहां पे आंसर दे पाएंगे। ये सवाल एक बार ध्यान से पढ़िए फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। मैं कुछ पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, फटाफट भाई सॉल्व करते रहिएगा कि बताइए क्या आंसर है। वैसे मैं इनका सॉल्व करा दूंगा, फिलहाल आप एक बार क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते होंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसका कॉन्सेप्ट हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई कॉन्सेप्ट अगर किसी चीज का आता है तो आप क्वेश्चन तो वैसे भी वहां पे सॉल्व कर लोगे। मेन तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि सवाल में क्या पूछा गया, हम इसका आंसर कैसे वहां पे निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखो समझो, देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है, प्रत्येक 2.5 साल, क्या लिखा है, प्रत्येक 2.5 साल के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चे, कितने बच्चे पैदा हुए, 5 बच्चे की आयु का योग कितना है आपका 40 वर्ष है। तथा अनुसार दूसरे सबसे छोटे बच्चे, दूसरे सबसे छोटे बच्चे की आयु हमसे पूछी जा रही, कैसे निकालो भाई, कुछ नहीं बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी आनी चाहिए। देखो हम ये मान चलते हैं कि जो हमारा पहला, जो मान लो किसी भाई किसी का बच्चा हो जाए, भाई अपना हो दूसरे को बच्चा बच्चा ही तो होता है ना वो आपका। देखो ये मान चलो कि अगर पहला बच्चे की आयु आपकी ए होगी, हमने क्या मान लिया पहले बच्चे ए, और दूसरा बच्चा 2.5 साल के अंतराल में पैदा हुआ तो वो 2.5 साल बड़ा हो जाएगा। अब उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ए प्लस 2.5, 2.5 साल भाई ये बड़ा हो गया। अब तीसरे बच्चे का नंबर आ जाएगा, अब वो क्या होगा ए प्लस, अब देखो 2.5 साल अभी है, अब 2.5 साल वो और बड़ा हो जाएगा, कितना जोड़ भाई 5, सीधा सीधा हम जोड़ते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या किया 5 यहाँ पे जोड़ दिया, यानी क्या हो गया, ये पहला बच्चा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, भाई 5 बच्चे हैं टोटल इसके। तो चौथा बच्चा कितना हो जाएगा, यहाँ कहोगे ए प्लस, अब 2.5 इसमें और जोड़ दोगे 7.5 जोड़ दिया। अब इसके बाद जो 5वां बच्चा रहा होगा उसकी उम्र क्या बता दोगे, वो हो जाएगा, अब 2.5 में जोड़ोगे 7.5 से 8 हो जाएगा, 9 10, ये कितना हो गया आपका, हो जाएगा ए प्लस 10, ए प्लस 10। अब देखो सवाल में ये बोला गया ये 5 बच्चों की उम्र है, लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा ये, दूसरा कौन से, ये हमसे पूछा जा रहा ए प्लस 2 यानी 2.5 का मान पूछा गया। बस ए का मान निकाल लो, जो भी ए का मान निकलेगा 2.5 साल आपको उसमें और जोड़ देने, वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ सवाल ये भी बोला गया अगर हम इन 5 बच्चों का अगर एक साथ उम्र जोड़ दे तो टोटल आपका हो रहा है 40 वर्ष। तो ये बराबर दोस्तों आपका दिया गया किसके, 40 साल के बराबर आपका दिया जा रहा है। अब ये सारा सॉल्व करो, 1 2 3 4 5 यानी कितना है 5 ए बराबर 5 ए हो गया, और प्लस अंक जोड़ लो डिजिट जोड़ लो, ये 2.5 प्लस 5 प्लस 10, ये आपका हो गया यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, जोड़ा हमने जोड़ा 25, और ये बराबर आपका दिया गया 40 का। तो ये बताओ 5 ए बराबर कितना हो, अब यहाँ ए का मान निकाल लोगे। अब देखो पहले एक मान देखो, अब यहाँ पे ये 40 जाएगा, ये घटाइए, यहाँ पे कितना बच रहा है, इधर बच रहा है आपका कितना 15, यहाँ बराबर हो गया आपका 15, ये 25 यहाँ पे माइनस हो गया, ए बराबर कितना हो गया 3 आ जाएगा ए का मान, यानी ये 5 से काटो 5 3 15। अब अगर ए का मान हमें 3 मिल गया है, यहाँ पे एक जहां लिखा वहां हमने लिख दिया 3, आगे आपका 2.5 लिखा है यहाँ पे। अब इन दोनों जोड़ो, 3 2 कितना हो गया, ये 3 2 5, 5.5, कितना आंसर आ गया आपका 5.5 वर्ष आ जाएगा, 5.5 वर्ष आपका आ गया। तो सीधा सीधा बताओगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही आपकी यहाँ पे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, बाद में प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो जाता है। देखो अगला सवाल पूछा गया है, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए
कितने लोग हैं, ए और बी ने मिलकर 15,000 का निवेश किया था और उन्हें साल के अंत में टोटल उन्हें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपए लिया। ए ने कितना निवेश वहां पे किया? भाई आप जितना रुपए लगाओगे भाई उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर किसी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा उसने ज्यादा पैसा लगाया होगा, किसी को कम प्रॉफिट हो रहा उसको उसने कम पैसा लगाया, और टोटल पैसा कितना लगाया गया? 15,000 लगाया गया, जो दोनों लोगों में हमें डिवाइड यहाँ पे करना है। तो प्रॉफिट का आप रेशियो सीधा सीधा आप यहाँ पे ले लो। देखो यहाँ पे हम मान चलते हैं दो बंदे हो गए, एक ए हो गया, दो बी हो गया, दो लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो अब टोटल प्रॉफिट अगर 2,000 रुपए हुआ और जिसमें बोला गया बी ने अपने लाभ का 600 रुपए ले लिया। अगर बी ने 600 रुपए ले लिया, इसने कितना लिया होगा? अब 2,600 जैसे आप माइनस करोगे ये आपका 1,400 रुपए हो गया। ठीक है, अब इनका रेशियो ले लो, दो जीरो कट जाएंगे, दो से फिर काटा 7 आ जाएगा, यानी इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 7:3 का रेशियो हमारा निकल के आ गया। ठीक है, यानी जो पैसा भी भाई हम डिवाइड करेंगे, एक को 7 रुपए देंगे, एक को 3 देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो आपका रेशियो में दिया गया, यहाँ पे अगर इनका योग देखें ये आपका 10 आ रहा है, दोनों का जोड़। लेकिन सवाल में टोटल भाई 10 रुपए तो दिए नहीं, टोटल इसने दिया कितना है? 15,000। यानी यहाँ पे हम मान चलें कि आपको ये 10x की वैल्यू हमें दी गई, यहाँ पे 15,000 आपको दी जा रही है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आप बताओगे। एक ये हो गया आपका 1500 आपका यहाँ पे हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है, अब बताओ ए ने कितना निवेश किया। अब एक बराबर अगर 1500 के आपका यहाँ पे हो जाता है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 बराबर क्या कर दोगे? सीधा इसे कर दिया हमने, 7 से आप गुणा करोगे ये निकल के आएगा 10,500 आपका निकल के आ गया। तो ए ने कितना निवेश किया? 10,500 रुपए निवेश करेगा। तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपका हो जाता है। जयपुर जेडारो में ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे पेपर में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो इस सवाल में दिया जा रहा है, जब किसी संख्या को 68.5714% आपका 110 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या होती, वह संख्या बताइए कितनी आपकी है। वो संख्या का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या होगा? तो जो आपको ये परसेंटेज दिया गया इसको आप रेशियो निकाल लो, बस केवल रेशियो निकाल लो। थोड़ी कैलकुलेशन आपको लगेगी यहाँ पे, क्या जैसे रेशियो निकालोगे आपका आंसर बड़ी आसानी से आएगा। देखो कैसे सॉल्व करो। यहाँ पे जो आपका 68.5714% आपका लिखा गया, यहाँ देखो ये आपका कितना लिखा है? यहाँ लिखा है 68.5714%, ये आपका लिखा गया। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे आपका 10% हम लोग लिखते हैं 10%, अब 10% हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/100 यहाँ पे लिख सकते थे। यहाँ एक जीरो से एक जीरो हम काटते, ये आपका 1/10 यहाँ पे हो जाता था। अब यहाँ पे क्या करो, इसे परसेंटेज आप जैसे हटाओगे तो यहाँ पे इसका रेशियो आपको यहाँ पे लेके चलना है। इसका क्या लेके चलना? रेशियो। देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका 68 को यहाँ पे दशमलव लगाए 5714। अब यहाँ पे जब परसेंटेज हटा कितना आपका 2 जीरो आपका आएगा यहाँ पे। अब ये दशमलव आप जैसे ये वाला हटाओगे 2 2 4, यानी कि आप 2 जीरो और यहाँ पे आप बढ़ा लोगे। अब इसे आपको सोल्व करना है, जैसे सोल्व करो तभी आप आंसर ले आओगे। भाई इसकी थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं, अगर टाइम बचता है तभी आपको इन क्वेश्चन वहां फंसना है, नहीं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे दिए ही इसी वजह से आते हैं कि आपको वो टाइम टेकन हो, आपका टाइम काफी कंज्यूम करे ताकि जो बचे हुए क्वेश्चन वो आपके छूट जाए। लेकिन आपको एग्जाम में वहां पे गलती ये बिल्कुल वहां पे नहीं करनी है। पहले आपको ये देखना है कि भाई पहले जितने क्वेश्चन हमारे हैं पहले आपको सारे सोल्व कर लेने। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है ऐसे क्वेश्चन वहां पे सोल्व करना है। अब इसे आप सोल्व करिए, ये कितना आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसे जैसे आप काटोगे ये आपका आ जाएगा 24/35 की सोल्व करोगे 24/35। दोस्तों यहाँ मान निकल के आ गया। अब देखो सवाल में आ जाओ, इसे सोल्व किया 24/35 आ गया, हमने ये सोल्व कर लिया। अब देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है कि जब इसे हम 110 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या मिलती है। जैसे कि 35 में ये 24 है, 24 में ये बताओ हम कितना जोड़ दें कि हमें वही संख्या मिल जाए। तो भाई हम सीधा सीधा कहेंगे भाई हम इसमें 11 जोड़ते हमें ये संख्या मिल जाएगी। लेकिन सवाल में क्या बोला? 11 नहीं जोड़ना है, हमने जोड़ा 110। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 11 बराबर आपका ये दिया जा रहा 110 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सीधा 10।
अब पूछा जा रहा वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी यही तो संख्या है आपकी 35। अगर 1 बराबर 10 के है तो 35 बराबर क्या हो जाएगी, तो 35 बराबर हो जाएगी 35 गुणे 10 कर दोगे, ये सीधा सीधा 350 आपका निकल के आ गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, 350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सीधा आपको राइट आंसर वहां बता दे रहा है। दोस्तों जो मैथ क्या हो गया, मैं एग्जाम के टाइम पे मैं उसके पहले मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक भी बताऊंगा जहां से ऐसे क्वेश्चन आप देखते हुए वहां पे सॉल्व कर दोगे। वहां पे ऐसे क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व भी आपको नहीं करना होगा, लेकिन सारी चीजें मैं आपके एग्जाम में पहले बताऊंगा। अगर पहले तो आपका बेसिक सही होना चाहिए, तभी आपको जो मैं ट्रिकी मेथड बताऊंगा वो आपको समझ में वहां पे अच्छे से आएंगे। तो फिलहाल आप काउंट करते चलना कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। अब देखो इस सवाल में क्या पूछा गया है, एक दुकानदार ने 24,300 में एक वस्तु खरीदी। कितने खरीद रहा है, 24,300 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। यहाँ पे क्या हो रहा, हानि हुआ। अब उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो हमें ये बता कुल लाभ या हानि कितनी हमें हुई है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और जो मैंने नोट्स आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा रखे हैं एनए वाले, वो प्रैक्टिस आप अच्छे से वहां जरूर करना। आपके सारे जितने आपके कॉन्सेप्ट होंगे सारे आपके क्लियर भी वहां पे हो जाएंगे। सारे मैंने हैंड राइटिंग नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आपको लेट बिल्कुल नहीं करना, प्रैक्टिस वहां पे करते चलिएगा। अब देखो, अब यहां देखो क्या बात हो रही है, एक में हुआ है 15% की हानि, एक में क्या हुआ 15% का लाभ, और टोटल कितना है हमारा 24,300। अब ये बताओ अगर कभी हमें लाभ हो फिर हमें हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चन का एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, फार्मूला मान लो चाहे कॉन्सेप्ट ही आपको मान लो, तो ये क्या होता है, एक फार्मूला पहले क्या हुआ आपका यहाँ पे हानि लाभ, जब एक में प्लस हो एक में माइनस हो, सीधा सीधा दोनों 15% की बात हो रही है, तो हमने क्या लिख दिया 15% माइनस का हानि हुए 15, फिर माइनस का करोगे 15 गुणे 15, ये आपको सीधा सीधा लिख दिया। अब इसके बटे में आप यहाँ पे 100 लिख दोगे। देखो ऐसे में हमेशा आपका लॉस ही होगा, नुकसान ही आपका हमेशा होता है, बस कितना नुकसान हुआ ये हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट वाले ऑप्शन रहेंगे इनको सीधा आपको काट देना है, प्रॉफिट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो लॉस ही होगा। तो हमारे दो ही ऑप्शन बचेंगे जिनमें हमारा कोई ना कोई आंसर आपका वहां पे आएगा। अब वो कैसे आप निकालोगे ये ध्यान देना। अब देखो 15 माइनस 15 यहाँ पे दिया भाई, ये तो हमारा टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। 15 यानी 15 15 कट गया, ये तो हमारा टोटल जीरो हो गया। अब 15 गुणे 15 225, 225 जैसे हम लोग यहाँ पे 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, आप सीधा भाई बताओगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2%। और ये आगे क्या लगा, माइनस माइनस मतलब क्या हुआ, हमें लॉस हो रहा है। अब इतने परसेंटेज के हमें हाल हुई। अब सवाल में क्या पूछा गया, कि रुपए में पूछा गया, टोटल रुपए दिया गया 24,300, इसका आपको 2.5 2.255% यहाँ पे निकाल देना है। तो ये आपका जो 24,300 हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका 2.25% यहाँ पे निकालिए, ये कितना आपका हो जाएगा, 2.25% आप सीधा सीधा निकालिए। अब बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 यहाँ पे हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा, 2 जीरो और आपके यहाँ बढ़ जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर दो, ये 2 जीरो 0 0 हमने सीधा सीधे काट दिए यहाँ पे, 5 से इसे काटो, 5 चौको 20 हुआ, 5 25 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, जीरो हुआ, फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 9 45, 4 से काटो से डिवाइड करो, दशमलव में आपका आंसर आएगा। यानी कि 243 गुणे, आप पहले 9 कर दो, इसका 243 गुणे 9 जैसे हम करेंगे, फिर डिवाइड 4 करोगे, ये दोस्तों आप कितना निकल के आ रहा है, 546, क्या निकल के आया 546.7, 546.75, ये आपका क्या हो जाएगा, इतने रुपए का लॉस होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा दिखा रहा है 546.75, आपका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, देखो जो आपके प्रॉफिट वाले ऑप्शन रहेंगे उनको सीधा सीधा ही आपको वहां पे डिवाइड कर देना है। तो एक बार ये क्वेश्चन सारा नोट करना है, इनकी स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस आप करना बाद में लगाने का, कि आप कितना टाइम वहां पे आपका कंज्यूम वहां पे हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आप यहाँ पे करते हुए चलिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें क्या चीज पूछी जा रही है, अच्छा ये बताओ, कोई ग्राहक है जो कि आपका 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है, और दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है। एक तो वो देता है भाई हम आपको सिंगल डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का,
और दोबारा क्या बोला गया, उसने कहा एक डिस्काउंट हम देंगे 14%, फिर हम देंगे 12%, यानी दो वो क्रमागत छूट यहाँ पे देता है। अब ये बताओ ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर वहां पे होगी, वो बताओ। अगर जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हो कोई सामान लेने के लिए, आप मान लो कुछ भी लेने गए, जैसे कि मान लो कोई बुक लेने गए, ठीक, वहां मार्केट में। अब एक दुकानदार से मिले आप वहां पे, उसने ये कहा दुकानदार ने कि भाई हम आपको 25% का एक सिंगल डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन कोई दूसरा दुकानदार के पास आप गए वहां पे, उसने बोला भाई ये देखो कंपनी जो है, कंपनी जो आपको डिस्काउंट वहां पे दे रही वो आपकी 14% दे रही है, लेकिन हम तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट और दे देंगे। देखो आप तो हो जाओगे खुश, क्योंकि भाई आपने यहाँ पे जोड़ा कि 14 ये है, 12 ये है, 14 15 16, यहाँ हमें 26% डिस्काउंट मिल गया, लेकिन वो हमें 25% दे रहा है। इसमें कभी आपको वहां पे नहीं आना भाई, आपको इसी में प्रॉफिट होगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे, देखना। अब देखो जब आपके ये जो आपके जो अलग अलग डिस्काउंट दिए गए, इसको पहले ये जोड़ो कि अगर दोनों डिस्काउंट हम काउंट करेंगे तो ये एकल डिस्काउंट कितना हमारा हुआ। पहले तो आपको ये निकालना, कैसे निकालोगे, देखो इसका एक फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा, एक डिस्काउंट 14% है, एक आपका 12% माइनस का, फिर क्या करोगे 14 गुणे आप 12 करोगे बटे 100 कर दो। ये दोस्तों इसका फार्मूला नोट कर लेना, क्या, ए प्लस बी माइनस का ए बी बटे 100, यानी जब दो डिस्काउंट आपके दिए जाएंगे, जब आपका एकल डिस्काउंट पूछा जाएगा, इसी फार्मूले से आपको वहां पे निकालना है। यहां निकालो, अब देखो, अब जोड़िए, यहां पे हमने जोड़ा, ये तो हो गया हमारा 26। अब इसमें माइनस ये करोगे, 14 गुणे 12 बटे 100 कर दोगे, यहां भी माइनस हो गया, 1.68 आपका माइनस हो गया। अब इसे सोल्व किया, ये आपका हो गया 24.32% हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें एक मिल रहा 25%, अब जब ये दोनों डिस्काउंट हमने काउंट किया, भाई ये तो 25% भी हमारा नहीं हुआ, ये तो कम आपका हो गया। तो कितना कम हुआ, यानी यहाँ पे पहला एक 25 है और ये 24.32, ये कितना कम हुआ, ये दोस्तों आपका जो कम हो रहा है 0.68% आपका ये यहाँ पे कम हो रहा है। तो भाई अगर ये कम हो गया तो हम तो यही कहेंगे भाई इसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट था। अब कितने रुपए का ज्यादा प्रॉफिट था, अब 10,000 का ये निकाल दो, यहाँ पे कितना लिखा होगा, 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 यहाँ पे आपके लिखा है, इसका जैसे 0.68% आप यहाँ पे निकालोगे। अब ये दशमलव आपने हटाया, 2 जीरो और आपने लगा दिए, 2 2 4 जीरो आपका सीधा सीधा ये कट गए यहाँ से, ये आपका 68 रुपए का भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सामान लिए होते आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता, आपको ज्यादा छूट मिलती, कितने रुपए के, 68 रुपए की। तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या कह दोगे, यानी कि 68 से पहली छूट, आपका जो ऑप्शन बी दिया गया, पहला डिस्काउंट जो 25% दिया गया, वहां पे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, हम भाई सामान वहीं पे लेंगे। तो कभी भी दुकान में कहीं भी कुछ शॉपिंग करने जाना, बुके लेने जाना, आप देख लेना कि डिस्काउंट वो बंदा कैसा दे रहा, सिंगल दे रहा है या आप कहता भाई इतना तो कंपनी दे रही है, हम अपने पास इतना और जोड़ देंगे, आप दोनों काउंट करो, खुश हो जाओ भाई हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना आपको वहां पे, ठीक है। चलिए, अब यहां से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन फिजिक्स का हमारा पूछा जाता है, एक बार ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग इसे देखते हैं क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्या चीज पूछी जा रही है, चमगादड़ और डॉल्फिन किस प्रक्रिया का उपयोग शिकार या रुकावट का पता लगाने के लिए करते हैं, किसका करते हैं, देखो बताओ, ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि निर्धारण। तो क्या बताओगे राइट आंसर, जयपुर जडारो में हमारा ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका आया, देखो ये क्या कर दो, प्रतिध्वनि किरण निकालती है, ऑप्शन डी आपको राइट आंसर सीधा सीधा वहां बता दे। देखो जो आपकी चमगादड़ होगी या आपकी डॉल्फिन होती, ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है वो निकालती है। जैसे ये मान लो कोई मान चमगादड़ हो गया, चमगादड़ आपको पता होगा रात में उसे दिखाई पड़ता नहीं वहां पे, ये कोई चमगादड़ जा रहा है, ये आगे मान लो दीवार है और यहाँ पे कोई चमगादड़ है। अब ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक किरण निकाल, अब इसने किरण निकाली, अब ये टकराकर जब वापस इस पे टकराती है ना, तो इसे ये पता चल जाता है कि भाई हमारे सामने दूरी दीवार कितनी है, मैं टकरा तो नहीं जाएंगे वहां पे। तो ये लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे वहां पे निकालते हैं, और जब शिकार करने भी इसी का यूज वहां पे ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद कर ले। और दोस्तों चमगादड़ से तो और कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि चमगादड़ किस जब उसमें आता है, आप क्या बोलोगे, जो आपका स्तनधारी में आता है, क्योंकि इसके बच्चे भी होते हैं और बच्चों को ये अपना दूध भी पिलाती है, स्तनधारी में आता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ उस स्तनधारी का नाम बताओ जो उड़ सकता है, तो भाई यही तो है, एक इकलौता आपका हो जाता है चमगादड़।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में बहुत ज्यादा वहां पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो आपकी प्रतिध्वनि तरंगे होती है, ये आप जैसे आप रडार देखोगा, रडार रडार भी यही काम करता है कि मान लो यहाँ जैसे कोई जहाज वहां उड़ा करता है, तो रडार तो यही करता है भाई, उधर मान लो दुश्मन का क्षेत्र कोई अगर मान लो विमान वहां पे आता है, रडार तो यही करता है। जैसे मान लो कोई जहाज यहाँ उड़ रहा और रडार यहाँ पे, और रडार क्या कर, एक किरण यहाँ पे निकाली, तो ये किरण जब यहाँ पे जहाज में टकराती, वापस जब वापस यहाँ पे आता है, तो रडार को ये पता चल जाता है भाई दुश्मन का जो जहाज है कितने दूर में है। दूरी ऐसे पता चलते हैं, तभी वो टारगेट लगाते हैं भाई, फिक्स करते हैं भाई इतना टाइम पे मान लो वो जहाज यहाँ पे आ जाएगा, इतना टाइम आपके पास है। तो इसी वजह से आप ये चीज यहाँ पे याद करना। और इसका उपयोग ये लोग नेविगेशन के रूप में, यानी कि रास्ता पता करने में या शिकार करने भी, अल्ट्रा जो आपके प्रतिध्वनि आपके तरंगे होते हैं, इसी का यूज वहां पे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। अच्छा ये बताओ, यदि एक पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी समयावधि कैसी होगी? पेंडुलम से आप ये मान, आपके घरों में मान लो, हम लोग घरों में कुछ घड़ियां ऐसी होती घंटे वाली, जैसे ये देखा हो कई सारे घंटे ऐसे, मान लो कोई पेंडुलम हो गया, ठीक है। अब ये मान लो कोई पेंडुलम ऐसे यहाँ पे मान लो चल रहा है, ठीक है, ये आप देखो तो घंटे वाली को टन 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 बजा करती, वहां पे ऐसी घड़ियां होती है हमारे घरों में। अब ये सी पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाओ, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये चक्का लगा रहा है, इसके समयावधि में क्या परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बताना है, वो सीधा आपको बता देना, क्या होगा, बढ़ जाएगी। क्या बताना है आपको, बढ़ जाएगी। यदि एक पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए, उसकी जो समयावधि होती है क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसका मेन रीजन दोस्तों क्या होता है, देखो आपका जो गुरुत्व, ये डिपेंड करता है जी के मान पे, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है इस पे आपका डिपेंड करता है। और हमें ये बात पता है कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मान ज्यादा है, चंद्रमा पर कम है। और जो इसका क्या होता है, जो इसका आवर्तकाल होता है, टी बराबर होता है, ये बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, एल अपान जी। अब देखो, अगर ये आप चंद्रमा पे ले गए, अब चंद्रमा पे अगर इस जी का मान आपका कम हो गया, भाई जाहिर सी बात है जी का मान वहां पे कम है, तो जी का मान कम है तो आवर्तकाल भाई क्या हो जाएगा, वो आपकी बढ़ जाएगी वहां पे। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, राइट आंसर आपका ये आपका डी बढ़ेगी, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि जो चंद्रमा पर जी का मान होता है पृथ्वी की तुलना में कितना है भाई, पृथ्वी की तुलना में ये आपका 1/6 ही तो है यहाँ पे। तभी तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आगे पेपर पूछे जाते हैं कि यदि हमारा मान लो पृथ्वी पे भार 60 केजी है, अगर हम चंद्रमा में अपना वेट करें तो हमारा भार कितना होता है, 1/6 या 60 का 1/6, 10 केजी आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका भार भी होता है ना, भार बराबर क्या होता है, ये आपका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये जी पे आपका डिपेंड करता है। जी भाई कम हो गया, भार भी कम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये फार्मूला याद कर लेना है, यहाँ कई सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखो ये बताओ, वायुमंडल पृथ्वी पर किसके कारण स्थिर है? भाई आप ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं हम लोग, क्या रीजन है कि आप ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर है? जैसे चंद्रमा पे आप चले जाओ, वहां पे कोई गैस ही नहीं है, कि अगर वहां पे आप लोग बात भी करते हैं ना वहां पे, तो उसकी आवाज भी एक दूसरे वहां पे नहीं सुन पाते। इनके भी रीजन क्या आपके वहां पे हो जाते हैं? तो जो पहले फिलहाल इसका आंसर बताओ कि हमारे जो पृथ्वी है इसमें वायुमंडल का होना क्या रीजन है? तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बताना है, गुरुत्वाकर्षण, जो आपकी ग्रेविटी होती है ना, जो जी होता है, इसी के कारण भाई जो आपका वायुमंडल में आप जो हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे वायुमंडल स्थिर है आपका यहाँ पे, इसी की वजह से वहां पे। और पृथ्वी का गुरुत्व बल वायुमंडल को बांधे वहां पे रहता है। और जो जो गुरुत्व के बिना क्या होता है, जो आपका वायुमंडल है ना, कैसा हो जाएगा, अंतरिक्ष जैसा। यानी अगर यहाँ पे गुरुत्व बल ना होना, जितनी भी सारी गैस है सारी निकल जाए आपके अंतरिक्ष में, सारी सारी गैसें वहां पे चली जाए। यानी जैसे और सारे ग्रह हो गए, वहां भी पृथ्वी भी आपकी वैसी हो जाएगी, यानी कोई गैस यहाँ पे आपकी नहीं पाई जाती है। और पृथ्वी की सतह पर दोस्तों जो आपका वायु दाब होता है ना, इसी के कारण ही होता है। जो आपका वायु का प्रेशर यहाँ पे होता है ना, इसी की वजह से ही जो हमारी सारी गैसें हैं वायुमंडल में, इसी की वजह से इसका प्रेशर भी आपका वहां पे होता है। अब इसके बाद आपका अगला सवाल आता है, पहियों में बॉल बेयरिंग, पहियों में जो आपका बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है? बताओ, घर्षण बढ़ाना, गतिज घर्षण के बेलन घर्षण में बदलना, या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या फिर केवल सुविधा के लिए ही हो जाता है, भाई मजे के लिए हो जाए? बताइए क्या राइट आंसर आप यहाँ बताओगे।
अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी रिपीट होता है, सीधा क्या बताओगे, आप बताएं गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। इसका मेन काम किसका होता है, बॉल बेयरिंग का यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका बॉल बेयरिंग होता है ना, जो आपका घर्षण होता है, इसको कम करने का काम इसी का यहाँ पे होता है, और ताकि जो गति हो ना बड़ी आसानी से गति होती जाए, और उसमें गति करने हमें जो ऊष्मा लगती है, जो ऊर्जा लगती है, वो काफी कम आपको वहां पे लगे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये आपका बेलनाकार घर्षण में ज्यादा सहायक वहां पे आपका तो होता है। जो आपके देखा होगा जो गाड़ियों में धुरे होते हैं ना, बेलनाकार ही तो होते हैं, बेलना का, उसमें क्या होता है, ज्यादा आपका हेल्प वहां पे आपका करता। सीधा राइट आंसर बता दीजिएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब ये बताना, परमाणु घड़ी किसके परमाणु ट्रांजिशन पर आधारित है। परमाणु घड़ी किसके परमाणु ट्रांजिशन पे आपकी ये आधारित हो जाएगी, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और ये आपका पुणे जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आप क्या बताओगे, राइट आंसर यहाँ बताइएगा, सीजियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है, सीजियम। सीजियम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों कभी ये पूछा जाए जो आपका सीजियम होता है, अच्छा ये बताओ इसका जो सीजियम, सीजियम कौन सा, जो आपका 133 133 ये पर के, यानी सीजियम 133 के परमाणु, ये आपके ट्रांजिशन पे आपके ये आधारित वहां पे होते हैं। और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पे होता है, अंतरराष्ट्रीय में आपका ये समय के मापन में इसका यूज वहां पे किया जाता है। और ये सबसे अधिक सटीक घड़ी आपकी यहाँ पे होती है। यहाँ पे अगर आपकी ये बात कीजिए ना, इसका जो 1 सेकेंड होता है कितने भागों में डिवाइड होता है, ये सबसे सटीक घड़ी भी आपकी मानी जाती है। यहाँ पे ये मान चलना, इसका जो आपका 1 सेकेंड आपका होता है कितने ट्रांजिशन के बराबर आपका होता है, कभी अगर पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा ये आपके डिजिट वहां पे आपको पता होने चाहिए, इतने ट्रांजिशन के बराबर दोस्तों ये आपका वहां पे हो जाता है, इतने ट्रांजिशन के बराबर आपका होता है। और इसका प्रयोग आपका जीपीएस और आईएसआरओ वो अनुसंधान में होता है। अब जो हम लोग मैप चलाते हैं ना, जीपीएस आप भाई ट्रैक करते, भाई लोकेशन आप ट्रैक करते, वहां पे इन सभी का यूज बहुत ज्यादा आपका होता है। तो इसका कभी पूछा जाए उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे आपका जीपीएस हो गया, और कौन कर रहा है, जैसे आपका इसरो हो गया, या फिर जितने अब आपके अनुसंधान कई सारे होते हैं, जैसे कि कोई हम लोग मिशन यहाँ से लॉन्च करते हैं, वहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा आपका वहां पे होता है, क्योंकि ये सटीक घड़ी होती है। यानी जो आपका टाइम होता है उसका पूरा कैलकुलेट करे, एग्जैक्ट आपका बताता वहां पे, टाइम में जरा भी आपके कुछ भी वहां पे गलतियां आपकी नहीं होती है, तभी आपका 1 सेकेंड आपके इतने ट्रांजिशन के बराबर आपको यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ से हमारे बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे देख चुके हैं, कि आपसे काउंट कर लेना कितना स्कोर आपका यहाँ पे हुआ है। अब ये बताओ, मधुमक्खी किससे शहद बनाती है, पराग से, पंखुड़ियों से, मकरंद से, कली से। और ये आपके दानापुर जेडावरी में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगर हमारे पेपर में रिपीट हुआ तो जो आपके मधुमक्खी होती है किससे शहद बनाएंगी, भाई ये बनाती है मकरंद से। ऑप्शन सी आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता दोगे। ये जो मकरंद होते हैं इसको चूसकर क्या बनाती है, शहद आपका यहाँ पे बनाती है। और दोस्तों जो आपका ये मकरंद होता है ना, मकरंद को पाचन ग्रंथियों में आपका ये संसाधित वहां पे करती है। और जो आपका ये होता है ऊर्जा देने वाला एक खाद्य पदार्थ होता है, जो शहद होता है, क्या होता है भाई उसमें क्या होता है, ऊर्जा होती है, काफी ज्यादा ऊर्जा वहां पे हमें मिलती है वहां पे। तो शहद क्या होता है, हमें ऊर्जा देने वाला आपका क्या होता है, पदार्थ हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका शहद होता है ना, क्या होता है, शहद होता है, शहद, ये क्या होता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या पाया जाएगा इसमें, क्या बताओगे, यहाँ पे आप बताइएगा, क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, और क्या बताओगे, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों नाम इसमें, ये दोनों आपके यहाँ पे होते हैं। और मधुमक्खियों को जो परागण में भी आपकी सहायता करते हैं, मधुमक्खियों के परागण में भी काफी हेल्प वहां पे करती है। तो कभी पूछा गया शहद में क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये चीज आपको वहां पता होनी चाहिए। सीधा सीधा मकरंद आपको इसका आंसर यहाँ पे बता देना है। अब ये बताओ, जो घोंघा किसकी सहायता से चलता है, गाँव में आप देखो घोंघा, गाँव वालों ने देखा ही होगा। अब बताओ किसकी सहायता से चलता है, संघ, हड्डी, मांसल, पैर, या पूरे शरीर से चलता रहता है। और ये देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न वहां पे आएगा, काउंट करते रहे कितना स्कोर हो रहा है। अगर आपने 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, तैयारी आपकी वहां पे सही चल रही है। तो जो आपका घोंघा होता है किसकी सहायता से चलता है, तो ये दोस्तों आपके जो मांसल पैर होते हैं, आप देखो जैसे घोंघा मान लो, घोंघा आपने देखा ही होगा, जो छोटे छोटे पैरों से वहां पे चलता है, देखा होगा आपने वैसे। अब यहाँ पे दोस्तों ये होते, इनका जो घोंघा क्या होता है, शरीर होता है ना काफी मुलायम होता है, शरीर क्या हो बहुत ज्यादा मुलायम वहां पे होता है। और ये पीठ के जो इनके पेट होता है ना, पेट के नीचे इनके मांसल पैर होते, मांसल छोटे छोटे पैर वहां पे होते, उसी के कारण से ये आपके वहां पे चलते हैं। ये बलगम,
यानी जो आपका बलगम होता है ये वहां बनाता है, और जो सरकने में इन्हें क्या कहता है, हेल्प वहां पे करता है, और ये बहुत ही धीमे गति से वहां पे चलते हैं। और कभी अगर पूछा जाए कि जो आपका घोंघा होता है, घोंघा में क्या रीढ़ होती है कि नहीं, भाई घोंघा में कोई रीढ़ आपकी नहीं पाई जाती है। तो क्या बताओगे किससे चलते हैं, मांसल पैर से चलते हैं, और वहां पे ये इनका जो लार्वा से क्या होता है, वहां पे चिकनाहट ये महसूस करते हैं, और उसे बहुत धीरे धीरे वहां रेंगते हुए आपके वहां पे चला करते हैं, जो आपके घोंघा होते हैं। गांव में देखा होगा बरसात में बहुत सारे घोंघे आपके निकल आते हैं। मैं कभी इसकी फोटो भी आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई बच्चा ने नहीं देखा हो तो। अच्छा ये बताओ, शरीर की जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? अनैच्छिक, ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक कौन सी क्रिया होती हैं जिस पे आपको खुद का कंट्रोल नहीं? भाई आपका हार्ट धड़क रहा है, आपको मौसम, आप ये कर सकते भाई उसे हम रोक ले, आप भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, रोक सकते हो? नहीं रोक सकते वहां पे। यानी हमारे शरीर की जो हमारे शरीर जो ब्लड आपका बह रहा है, ब्लड बहता है, क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो, इनमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन भाई कोई तो कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है, तो बताओ कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल कर रहा है? तो जो आपका मस्तिष्क, जो आपका पश्च मस्तिष्क, जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है, जिसे आपका मेडुला कहते हैं, ये आपका वहां पे कंट्रोल करता है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं आपकी वहां पे होती है। तो वो अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे ये बताओ, आप सांस ले रहे हो, सांस लेना, आप तो कहोगे भाई हम तो सांस रोक सकते, भाई कब तक रोक सकते? आप रोक के देखना, आपके एक लिमिट होगी वहां पे, 1 मिनट रोक लोगे, 2 मिनट रोक लोगे, भाई अपने आप सांस छोड़ दोगे, सांस लेना खुद ही शुरू कर दोगे। आप सांस पे खुद कंट्रोल वहां पे नहीं कर सकते हो। हाँ ये भाई थोड़ी देर के लिए रोक लोगे, लेकिन परमानेंट आप ऐसे नहीं रोक सकते वहां पे। अगर रोक लिए भाई निपट गया आप यहाँ से, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे आपका दिल हो गया, जैसे दिल आपका होता है, दिल दिल धड़क रहा है हमारा, क्या इसे कंट्रोल कर सकते? नहीं कंट्रोल कर सकते। ये सारी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं आपके वहां पे होती हैं, इनका कंट्रोल कौन करता है? इसका जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, ये आपका कंट्रोल वहां पे करता है। और दोस्तों जो आपका ये पश्च मस्तिष्क होता है ना, और ये कहाँ पे होता है? ये जो हमारा ब्रेन होता है, क्या बताओगे, जो आपका ये ब्रेन होता है ना, ब्रेन का दोस्तों ये आपका सबसे निचला भाग होता है, सबसे निचला भाग, ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा आपका यहाँ पे होता है, और ये आपका तंत्रिका तंत्र का भी हिस्सा आपका होता है। तभी दोस्तों जो आपका ये मेडुला वाला होता है ना, इसमें कहते हैं कभी चोट लग जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है। यानी कि ये तो सभी को पता होगा कि जो ब्रेन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है जल्दी उसका सोल्यूशन वहां पे नहीं हो पाता है, ठीक। जैसे आपके गुर्दे उर्दे हो जाते हैं, गुर्दे मान लो कुछ खराब होते हैं, वो अपने आप रिकवर कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन जल्दी आपका अपने आप रिकवर नहीं होता है, और रिकवर करता भी बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है, बहुत ज्यादा टाइम आपको वहां पे लेता है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी। अच्छा ये बताओ, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आपका आधारित है? अब ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए, अब ये किस पे आपका आधारित हो जाएगा? तो इनका जो आनुवांशिक का सिद्धांत है, ये किस पे आधारित आपको सीधा सीधा बताना है, ये हो जाएगा लैंगिक जनन, यानी ऑप्शन सी आपको सीधा सीधा राइट आंसर आपको यहाँ पे बता देना है। दोस्तों जो आपको ये लैंगिक जनन में आपके 2 जनकों से आनुवांशिक गुण आपके आते हैं, एक इसमें आपका जो आपका वंशानुगत के नियम आता है, और एक इसमें आपका एक रूपता और विभाजन पे आपका ये आधारित यहाँ पे होता है। इसी वजह से दोस्तों जो आपके ये मेंडल है ना, मेंडल, इनको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कभी क्वेश्चन अगर पूछा गया कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, किसका नाम आपको लेना है? मेंडल का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक आपका वहां पे कहा जाता है। अब अगला सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो आपके ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में जो आते हैं, पहला ही टॉपिक हमारा आता है जहां पे ये चीजें बताई गई हैं, जो विभिन्न आपके जो आपके साइंस के कई सारे उसे जो आपका डिवाइड वहां पे किए गए हैं, उसके उनके अध्ययन खोजकर्ता ऐसे पेपर में आते हैं। जैसे आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मछलियों का पालन क्या कहलाता है, या फिर जो वायरस होता है, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, या बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके अक्सर आप देखोगे पूछे जाते हैं, पहला ही टॉपिक आपका वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे सीधा क्या बताओगे, आपका इकोलॉजी वहां पे कहलाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यों को हमें क्या करता है, समझाता है वहां पे। इसका राइट आंसर क्या बताना है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला आपका एकमात्र कोशिका अंगक कौन है? एकमात्र कोशिका अंगक आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा?
तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर कितना बताना है, ये होगा दोस्तों आपका राइबोसोम आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें केवल आपका राइबोसोम ही आपके पाए जाते हैं। अब ये आपके प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार आपके होते हैं। और इसमें और ये ध्यान रखना, इसका जो मेन बैक्टीरिया, इसका क्या होता है प्रमुख आपका एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहो ना, आपका जो मेन आपका क्या होता है बैक्टीरिया होता है, इसका मेन आपका उदाहरण दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आपका बैक्टीरिया मेन इसका आपका एग्जाम्पल वहां पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपका जो प्रोकैरियोटिक में नाभिक झिल्ली आपकी नहीं होती, क्या बताओ, इनमें आपकी नाभिक झिल्ली वहां पे नहीं होती है। सीधा राइट आंसर आपको राइबोसोम का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। अगला सवाल में क्या आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताइए निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली होती है, किसके चारों ओर आपके एकल झिल्ली वहां पाई जाती है, माइट्रोकांडिया होगा, रसधानी होगा, लाइसोसोम होगा या लवक होगा। आप बताइए, पुणे जडाउरा में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपके पेपर में कभी ये रिपीट क्वेश्चन वहां पे हुआ तो आपको क्या बताना, इसका राइट आंसर कितना यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको जो आपकी रसधानी होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका रसधानी होती है, रसधानी का कार्य क्या होता है, जितने भी आपके पदार्थ होते हैं उनका भंडारण करना, मेन इसका काम वहां पे हो जाता है। इसमें जैसे आपके जल हो गया, खनिज हो गया, आपके अवशिष्ट पदार्थ आपके सारे यहाँ पे आपके हो जाते हैं। रसधानी आपकी एक एकल झिल्ली से घिरी होती है, जिसे आपका टोनोप्लास्ट, उसे क्या कहा जाएगा, टोनोप्लास्ट आपका कहा जाता है। अब यह कोशिका द्रव क्या करती है, संतुलन यानी उसे कंट्रोल करती वहां पे। अब यह पौधों में यह आकार में बड़ी होती है, जो आपके पौधे होते हैं उनके उनमें क्या होता है, उनमें आकार में ये काफी बड़ी आपकी वहां पे होती है। तो सीधा राइट आंसर आपको रसधानी यहाँ पे आपको बता देना है। अच्छा ये बताना, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, विभाजन की किस अवस्था में जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है वो गायब हो जाएगी, मेटाफेज कहोगे, एनाफेज कहोगे, प्रोफेज कहोगे या आपका टेलोफेज कहोगे, तो उसे क्या आपका कहा जाएगा। और ये आपका दानापुर जडाउरा में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो अगर पेपर में आपके रिपीट हुआ तो आप क्या कहोगे, भाई हम तो कहेंगे प्रोफेज आपका कहा जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका प्रोफेज होता है, ये कोशिका जो आपके विभाजन की मेन शुरुआत ही होती है, जो कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रोफेज आपका कहा जाता है। और इस चरण में जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या होती है, टूट जाती है, केंद्रक झिल्ली इसकी वहां पे टूट आपकी जाती है। और गुणसूत्र जो इसके होती है स्पष्ट रूप से हमें दिखने वहां पे आपके लगते हैं। तो सीधा आप क्या बताओगे, प्रोफेज आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा आपका होता है, पेट है, गुर्दा है, त्वचा है, दिमाग है। और ये आपका रिलेशन भर्ती में एग्जाम में क्वेश्चन आपका एमसी सेंटर में पूछा ही गया था। तो जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया, इसमें कभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कई सारे बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो आपके किडनी पे वहां टिक कराते हैं, लेकिन किडनी ना होगे, इसका राइट आंसर क्या बताओ, जो आपकी स्किन होती, त्वचा होती, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अंग आपका हो जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है, जो जो हमारा शरीर होता है उसकी रक्षा करना मेन काम होता है। जैसे कोई आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया, वो सीधे हमारे शरीर के अंदर ना आ जाए। तो स्किन का मेन क्या काम होता है, हमारे शरीर को कंट्रोल यानी रक्षा करना मेन काम यहाँ पे होता है। और दोस्तों जो आपका स्किन होता है इसके अन्य काम क्या होते हैं, जैसे आप बताएंगे, जैसे आपका पसीना आता है यहाँ पे, यानी हमारे शरीर का जो आपका टेम्परेचर होता है इसको कंट्रोल करने का ही काम तो वहां पे करता है। इसके बाद जैसे आप बताना कि आप जैसे कोई चीज हम लोग टच करते हैं यानी कि ठंडा गर्म महसूस होता है, ये सारा आपका स्किन से ही तो हमें पता वहां पे चलता है। ये कुछ इसके मेन काम यहाँ पे आपके हो जाते हैं। दोस्तों जो आपकी स्किन होती है ना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये किन दो पार्टों में आपके डिवाइड वहां पे होती है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, एक तो दोस्तों आपका क्या होता है एपिडर्मिस, एक क्या बताओगे यहाँ पे आप बताएंगे एपिडर्मिस, आप बताओगे एपिडर्मिस आपका हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस ये आपकी बनी वहां पे होती है, यानी कि दो मुख्य परतें आपकी होती है। आप ये एक एपिडर्मिस हो जाएगा, एक आपको ये डर्मिस वहां पे बोला जाता है। ये दो मेन आपके इनकी परत वहां पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित और कोनों पर आधारित रूप से स्थूल होती हैं, स्थूल होती है, आप बताओ क्या बताओगे, पैरेनकाइमा बताओगे या फिर स्क्लेरेनकाइमा बताओगे,
एरेनकाइमा बताओगे या फिर आप कोलेनकाइमा आप बताएंगे। और ये आपका पुणे जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी रिपीट यहाँ पे हो जाता, सीधा सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना है, यहाँ बताओगे क्या कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ बता देना है। क्योंकि दोस्तों ये क्या होती आपके एक जीवित स्थायी ऊतक है, ये क्या होता है आपका, यहां बताओगे जीवित और स्थायी ऊतक आप यहां बता देना। अब ये आपका जो होता है ये पौधों की यांत्रिक सहारा देता है, पौधे जो आपके होते हैं उनकी यांत्रिक आपकी सहारा वहां पे देता है। और कोशिका भित्ति के कोनों पे जो आपके कहा उनकी जो मोटाई होती है वहां पे आपकी ये पाई जाती है। अब ये क्या मेन काम होता है, जो आपका खिंचाव होता है ना, खिंचाव ये आपका सहन भी वहां पे कर लेता है। और ये मेन आपकी जो आपके डंठल हो जाते हैं और पत्तियां, जो पौधे की जो आपके डंठल होते हैं पत्तियां होती है उनमें ये आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद राइट आंसर क्या बताओगे, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बताओगे, किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और पतली भित्तियों वाली होती हैं, बताओ क्या राइट आंसर इनमें ऑप्शन में आप यहाँ बताओगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्या बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते, किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और पतली भित्तियों वाली होती है। तो अगर पतली भित्तियों वाली ये वर्ड आपका लग गया तो यहाँ पे आपको बताना है पैरेनकाइमा, आपको सीधा बताना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये खाद्य भंडारण और प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, सहायक आपकी वहां पे होती है। और ये पौधों के सभी भागों में आपकी पाई जाती है। और यहाँ पे जो आपका जल संचयन जो होता है, जो पौधे होते हैं जल का संचय करते हैं, जल वहां कलेक्ट करते हैं, इसी के द्वारा वहां पे आपके ये करते हैं। तो क्या बताओगे, पैरेनकाइमा आपका राइट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताना, अगर आपसे कभी पूछा गया 14 वर्ष तक बच्चों के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है। अब ये चार ऑप्शन जहां दिए गए, जब आपका ये क्वेश्चन जयपुर जडारो में पूछा गया था, एक दिया गया प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, दूध है। तो ये बताओ विकास के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है। तो क्या नाम आपको बताना, यहाँ पे आपको बताना प्रोटीन जो होता है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है ये जो हमारे मसल्स होते हैं इसके ग्रोथ के लिए ये आपका बहुत ज्यादा आपका आवश्यक भी यहाँ पे होता है। और आपने ये भी देखा होगा जो लोग जिम करते हैं, क्योंकि जिम में क्या होता है उनका जो शरीर होता है, उनकी जो मसल्स होती है उनमें क्या होता है फ्लाव आता है, खिंचाव आता है। तो वहां पे क्या होता है उसके लिए हमें प्रोटीन जो, इसीलिए वो लोग क्या होता है प्रोटीन शेक का वहां पे यूज आपका करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका प्रोटीन होता है ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या होती है हाइट बढ़ती है, यानी उनके जो मसल्स होते हैं उन्हें ग्रोथ वहां पे होती है, इसके लिए प्रोटीन उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इसे शरीर के निर्माण खंड भी आपका कहा जाता है, जो आपका प्रोटीन यहाँ पे आपका होता है। ये आपका एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी आपका प्रोटीन सहायक वहां पे होता है। और बच्चों में ऊतक वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा आपका जरूरी होता है। तो अगर कभी आपसे ये पूछा गया आखिर ये प्रोटीन हमें किसमें ज्यादा पाई जाती है, तो प्रोटीन दोस्तों कहाँ कहाँ पाई जाएगी, जैसे आप बताना अंडा हो गया, अंडा में क्या होता है आपकी प्रोटीन यहाँ पाई जाती है। या फिर जैसे आपका दूध हो गया, दूध में प्रोटीन पाई जाती है। या फिर दोस्तों जो आपके दाल हो जाते हैं, ये मेन स्रोत आपके यहाँ पे हो जाते हैं जहां पे प्रोटीन आपकी पाई जाती है। तो अगर कभी ये पूछा गया प्रोटीन के स्रोत बताइए क्या हो जाएंगे, ये सारे स्रोत आपके प्रोटीन के वहां पे हो जाते हैं। अच्छा ये बताना, पादप और पशु कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से होता है। अगर पूछा जाए पादप और पशु कोशिका में अंतर जो होता है किसकी उपस्थिति से होता है, किसकी उपस्थिति आपको बताना वहां पे, सीधा सीधा आप बताओगे जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपके पादप कोशिका में क्या होता है कोशिका भित्ति होती है, जो आपकी ये पादप कोशिकाएं होती है इनमें क्या होती है कोशिका भित्ति आपकी यहाँ पे पाई जाती है, जो आपकी सेल वॉल होती है ये आपकी वहां पाई जाती है। और ये आपकी किसकी बनी होती है, ये आपकी अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए किसकी बनी होती है, तो सीधा सीधा क्या बताओगे, ये आपका जो आपका सेलुलोज होता है, क्या होता है सेलुलोज, ये सेलुलोज से आपकी यहाँ पे बनी हुई होती है। और दोस्तों जो आपका पशु कोशिकाओं में यही चीज आपकी वहां पे नहीं पाई जाती है। और ये जो होता है कोशिका का कठोरता वहां जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो आपके सेल होते हैं, इसको क्या इनकी मजबूती है कठोरता आपका ये प्रदान वहां पे करता है। और ये हमारे बाहरी जो हमारे क्या करते हैं बाहरी सुरक्षा प्रदान आपका ये वहां पे करते हैं। तो सीधा राइट आंसर बताना है कोशिका भित्ति, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ रोग प्रतिरोधक रक्त कणिकाएं कौन सी हैं, रोग प्रतिरोधक कणिका, यानी ये बताओ
कि जैसे कि कौन जो हम लोग क्या करते हैं, जो बीमार होते हैं या कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे यानी कि हमें शरीर को ठीक करने में कौन सी जो आपकी कड़िकाएं होती है वो हेल्प करती है। तो आप क्या बताओगे, जो आपकी WBC होती है, क्या होती है WBC जो आपकी होती है, यानी कि जो आप क्या होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC आपका राइट आंसर यहाँ पे आप बता देंगे। ये क्या करते हैं, हमें रोगाणुओं को, ये क्या कर, जितने आपके इन्फेक्शन हुआ रोगाणु हैं उनको ये नष्ट करने का काम वहां पे करते हैं। और इनकी कई प्रकार की दोस्तों उप श्रेणियां भी आपकी वहां पे होती है। जब हम ब्लड वाला टॉपिक आपको कराएंगे वहां पूरा आपको डिवाइड करके बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें आपसे वहां पूछी जा सकती है। और दोस्तों जो हमारे शरीर में जो संक्रमण होते हैं ना उससे ये लड़ते हैं कि आप बीमार वहां पे ना पड़ो। तभी अगर आपके WBC वहां पे कम हो जाती है ना तो लोग जल्दी जल्दी वहां बीमार होना स्टार्ट वहां पे हो जाते हैं। और दोस्तों इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ने से क्या होता है, आपका संक्रमण का भी संकेत यहाँ पे हो जाता है। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, शरीर का वह अंग जो कभी भी विश्राम नहीं करता भाई, आज तक कभी विश्राम नहीं करता, आप तो भाई सो जाते हो, आप विश्राम कर लेते हो, लेकिन हमारे शरीर में एक पार्ट ऐसा भी है जो कंटिन्यू लगातार काम करता रहता है, कभी वो विश्राम करता ही नहीं है। तो वो कौन सा होगा, हम सभी को पता है, जो आपका हृदय होता है, हार्ट होता है। भाई अगर इसने एक बार धड़कना बंद कर दिया भाई आप भी वहां पे निपट जाओगे। तो क्या बताओगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय आपका हो जाएगा। यानी ये आपका 24 घंटे वहां पे काम आपका करता रहता है। और जीवन काल में अगर ये करोड़ों बार आपका धड़कता है, वहां पे अगर देखा जाए किसी इंसान जीवन काल में करोड़ों बार आपको ये वहां पे धड़कता है। अब ये बताओ, जो आपका अगला सवाल आता है, यहाँ से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हुए, बायोलॉजी अपने पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप काउंट करना कि बायोलॉजी में कितना आपने स्कोर यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है, ब्रोमीन, जिंक, लेड, कैल्शियम। तो सबसे कम गलनांक किसका बताना है, ब्रोमीन का सबसे कम गलनांक यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ब्रोमीन के बारे में एक ये भी याद करना, ये आपका एकमात्र तरल, एकमात्र क्या बताओगे, एकमात्र तरल गैर धातु है, गैर धातु, ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना। ब्रोमीन आपका गैर, यानी ये कोई धातु नहीं है जो आपके लिक्विड में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हिंदी में ऐसे लिख के आएगा, गैर तरल गैर धातु, ये चीज लिखा आएगा वहां पे। इसका गलनांक अगर देखा जाए कितना होता है, लगभग आपका 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। और ये जो आपका ब्रोमीन होता है ना, ये आपका हल्के लाल, कैसा रंग, कैसा किस कलर का होता है, ये आपका हल्के लाल भूरे रंग, हल्के लाल भूरे रंग का तरल अवस्था में आपका पाया जाता है। कभी कलर पूछा जाए, हल्का लाल भूरे रंग का होता है। और इसका जो गलनांक होता है 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तभी ये क्या होता है, लिक्विड अवस्था में आपका पाया जाता है, तरल अवस्था में आपका वहां पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा होता है, मीठा, कड़वा, खट्टा, कैसा स्वाद बताओगे। यहाँ बताना मीठा, भाई जो ईथेन गैस होती है स्वाद थोड़ा क्या होता है, मीठा आपका यहाँ पे होता है। और दोस्तों यहाँ पे ये याद करना कि जो आपका ईथेन गैस होती है, ईथेन गैस एक हल्की मीठी गंध और स्वाद वाली आपकी होती है। और यह आपका एक हाइड्रोकार्बन गैस यहाँ पे होता है। अगर कभी पूछा गया ईथेन गैस जो होती है सबसे ज्यादा कहां पे यूज की जाती है इथेन गैस का, तो क्या बताओगे, जो आपके प्लास्टिक और रसायनों के निर्माण में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो क्या बताओगे, इथेन, मीठा ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ, प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये 4 ऑप्शन पढ़िए फिर बताइए कौन सा असत्य है। दानापुर जडाउर में क्वेश्चन सीधा सीधा हमारा ये पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, बताइए। तो यह एक आपका इलास्टोमर है भाई, ये तो भाई सही बात लिखी जा रही है, हमें असत्य बताना है, बात सही आपकी। यह सिस आइसोप्रिन का एक आपका मोनोमर, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। यह आपका क्लोरोप्रिन का बहुलक है, भाई यही आपका गलत वहां पे हो जाएगा। क्लोरोप्रिन का बहुलक आपका जो नियोप्रिन कहलाता है, जो आपका सिंथेटिक रबर होता है। तो यही बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों रबर के गुण सुधारने हेतु तो आपका कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका रबर होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या चीज की जाती है, कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे होती है, तो इसका ये चीज लिख लेना इंपॉर्टेंट है। इसके गुण को सुधारने के लिए इसे क्या किया जाता है, आप बताएंगे, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन किया। ये चीज याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि जो रबड़ की क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, आप बताओगे, वल्कनाइजेशन आपकी ये क्रिया वहां पे की जाती है।
अच्छा ये बताओ कार्बन टेट्राक्लोराइड में द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है, इसका रीजन पूछा जा रहा है। बताओ समान आकार नियमित आपका टेट्राहाइड्रेल हो, हाँ यही हो जाएगा क्या आपका नियमित जो आपका टेट्राहेड्रल संरचना, आपको यही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता दोगे। क्या हो जाएगा, नियमित टेट्राहाइड्रल संरचना कैसी होती है, CCl4, ये संरचना आपकी दोस्तों हो जाती है। सभी बंध दोस्तों जो आपके होते हैं द्विध्रुव एक दूसरे क्या होते हैं निरस्त वहां पे कर देते हैं, अतः शुद्ध यौगिक जो होता है गैर ध्रुवी आपका वहां पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे दिखेंगे। अब ये बताओ ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या इथेन। तो कौन सी गैस बनेगी भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो गैस बनती है आपकी यहाँ पे। अब ये दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ये अत्यंत ही आपकी विनाशकारी विषैली गैस वहां पे होती है। अगर ये बंद कमरे में गैस वहां पे छोड़ दी जाए तो आपके दम घुटने से वहां पे आपकी मौत आपकी वहां पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है भारी जल क्या होता है। तो भाई भारी जल जो होता है ये तो हम सभी को ही पता है, भारी जल ये आपका क्या होता है, सीधा सीधा हम सभी को पता है भारी जल आपका क्या होता है, ये आपका होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड ही तो है, ये आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड तो भारी जल आपका हो जाता है। और ये कहाँ पे यूज होता है, जो आपका न्यूक्लियर होते हैं ना, न्यूक्लियर में मंदक के रूप में यूज होता है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियर में मंदक के रूप में कौन सी गैस किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीधा बताना भाई हम भारी जल का यूज करते हैं वहां पे। और इसका दोस्तों जो घनत्व होता है समान जल से क्या होता है, अधिक होता है। अगर ये भी कभी पूछा गया कि जो आपका समान जल से इसका घनत्व क्या होता है, भाई ये भी आपको वहां पे अधिक हो जाएगा सीधा सीधा। तो क्या बता दोगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ निम्न में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, देखो इन्हीं में हमें बताना, इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो किसका नाम आपको बताना, बताओ गैलियम ये तो होगा नहीं, सोडियम ये भी नहीं होगा, आर्सेनिक, क्या बताओगे आर्सेनिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका आर्सेनिक होता है ना, अगर कभी पूछा गया ये कौन से समूह में आपका आता है, तो समूह नंबर इसका क्या बताओगे, ये समूह नंबर 15 का आपका तत्व वहां पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना कि जो आपका सीजियम दिया गया ये सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्वों में आपका आता है। जैसे इसमें दिया गया निम्न में से सबसे अधिक, अगर यहाँ पे लिखा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, तो अधिक में क्या बता दोगे, आर्सेनिक का। अगर सबसे कम का पूछा जाता तो सीजियम का नाम आप बता दें। अगर यहाँ पे सबसे कम का पूछा जाता कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तो इनमें से कौन सा है, तब आपको सीजियम बताना है। लेकिन ज्यादा पूछा गया तो आपको क्या बताना, आर्सेनिक का नाम बताना। और आर्सेनिक कौन समूह में आएगा, समूह नंबर 15 में आपका वहां पे आ जाता है। अब बताओ जल का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान मैंने सारे जो नोट्स में आपको दे रखे अच्छे से जरूर तैयार वहां पे कर लेना, क्योंकि पीएच मान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। तो जल का पीएच मान कितना बताओगे भाई, जो आपका जल का पीएच मान होता है, तो दोस्तों जो आपका शुद्ध जल हो, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका शुद्ध जल यहाँ लिखा होना चाहिए। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये आपका 7 होता है। क्या बताओगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका पीएच स्केल यहाँ पे होता है इसका प्रसार क्या होता है, ये 0 से लेके आपका 14 के बीच में यहाँ पे होता है। अगर ये 7 से कम होता है, अगर इसका मान क्या होता है 7 से कम होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे आप बताते हैं अम्लीय यहाँ बताते हैं। और वहीं पे अगर इसका मान 7 से आपका अधिक हो जाता है, तो 7 से जब अधिक होता है तब क्या वो कहते हो, तब आप इसे क्षारीय, तब क्या कहा जाता है, क्षारीय आपका यहाँ पे कहा जाता है। और साथ अगर साथ ही है उसे क्या भाई उदासीन आपका बोला जाता है, ना अम्लीय है ना क्षारीय, वो क्या हो जाता है उदासीन आपका वहां पे हो जाता है। अगला सवाल ये पूछ रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाएगा, हाइपो कहोगे, बोरेक्स कहोगे, फिटकरी कहोगे, सूखी बर्फ कहोगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाएगा, दानापुर जडारो में क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पूछा गया था। तो जो आपका ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस आपका है, सूखी बर्फ आपका ये बोला जाता है। और ये आपका वाष्पीकरण पर गैस में आपका ये बदल जाता है। और खाद्य संरक्षण में, थिएटर में धुएं के लिए बहुत ज्यादा ये आपका प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा सूखी बर्फ का बहुत ज्यादा यूज हम लोग यहाँ पे करने आजकल लगे हैं। तो क्या बताओगे, जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाएगा, ड्राई आइस आपका ये वहां पे कहा जाता है।
अगला बताओ, बेरिल किस धातु का अयस्क है? अयस्क दो मैंने आपको करा रखे, अच्छे से तैयार करके जाना। अयस्क आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो जो आपका बेरिल होता है, किस धातु का अयस्क यहाँ पे होता है? तो बेरिल आपका बेरिलियम का, क्या बताओगे? बेरिलियम का नाम बता देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसका उपयोग आपका एरो स्पेस में और न्यूक्लियर उद्योग बहुत ज्यादा आपको वहां पे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये बेरिलियम होता है ना, एक तो ये आपका हल्का होता है, बहुत ज्यादा आपका हल्का होता है, और इसके साथ ये आपका एक मजबूत धातु भी होती है। क्या होती है आपकी? ये आपकी एक मजबूत धातु भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो क्या बताओगे, ये किसका अयस्क हो जाएगा? बेरिलियम का अयस्क आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगले सवाल में पूछा गया, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग वहां पे आपका होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, फास्फोरस। और ये एग्जाम के लखनऊ रिलेशन भर्ती में ना कई सारे जेडौरों में भी ये क्वेश्चन आपका वहां पे रिपीट हुआ है। तो इसका सीधा राइट आंसर क्या बताओगे आप? कैल्शियम कार्बाइड का नाम आपको बता देना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका कैल्शियम कार्बाइड से क्या होता है, आपके एसिटिलीन गैस निकलती है। जो आपका कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पे ये होता है ना, अगर कभी आपके ऑप्शन में ये कैल्शियम कार्बाइड ऑप्शन वहां पे ना भी दिखे, इसकी जगह आपको क्या दिखेगा? वहां पे एसिटिलीन आपका दिखा होगा। आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया, या तो एसिटिलीन आपका लिख के वहां पे आएगा, क्या लिख के आएगा? एसिटिलीन गैस। आपने ये कई बार वहां पे पढ़ा होगा। लेकिन अगर जब पिछली बार आपको ये जो रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन कैल्शियम कार्बाइड वहां पे दे दिया गया, तो बच्चों ने इसे कंफ्यूज वहां पे हो गए, क्योंकि ज्यादा बच्चे एसिटिलीन गैस ही वहां पढ़ के वहां पे गए थे। तो क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, कैल्शियम कार्बाइड से ही आपकी एसिटिलीन गैस यहाँ पे निकलती है, और ये पकने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसको तेज कर देती है। जो पकने की प्रक्रिया होती है ये तो तेज वहां पे कर दे। लेकिन दोस्तों ये जो आपकी एसिटिलीन गैस होती है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी आपके हो जाती है। इसीलिए मार्केट में कई, आप देखो कुछ चीज आप वहां पे लाते हैं और उसे जब खाते हैं, तो वहां पे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी आपकी उल्टियां आने लगती हैं, दस्त आने लगते हैं, किसी किसी आंत में स्वेलिंग वहां पे आ जाती है। ये सारा इसी की वजह से होता है, एसिटिलीन गैस की वजह से ही आपका यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? भाई हम सभी को पता, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको वहां पे नहीं छोड़ने हैं, और ये तो आपको स्कोर बढ़ाने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है? किसका नाम बताओगे? कार्ल सीले का नाम आपको बता देना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कार्ल सीले ने आपका 1772 में, 1772 में ऑक्सीजन की यहाँ पे खोज की थी। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे, जोसेफ प्रिस्टले ने भी बाद में स्वतंत्र रूप से इसकी वहां पे खोज। एक कार्ल सीले का नाम याद कर लेना, या फिर कभी कभी ऑप्शन में आपका इनका नाम भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है, जोसेफ प्रिस्टले। इनका भी नाम आपको वहां पे देखने को आपको मिल सकता है ऑप्शन में, कि जोसेफ प्रिस्टले ने भी बाद में इसकी स्वतंत्र रूप से वहां पे खोज की थी। और दोस्तों जो हमारे ऑक्सीजन के लिए, भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाए तो क्या आप जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? 21%, आप सभी को पता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ये भी हम सभी को पता है। ऐसे बेसिक सवाल हैं जो हम सभी को वहां पता होने चाहिए। अगला सवाल ये पूछा गया, उच्चतम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो जो आपके उच्चतम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा? इसको दोस्तों क्या कहा जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन आपका कहा जाता है। सीधा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रासायनिक बंध बनाने में आपके भाग वहां पे लेते हैं, और बाह्यतम कक्षा में हमेशा आपके ये पाए जाते हैं, और इनकी संख्या तत्व के गुण का निर्धारण वहां पे करती है कि वो तत्व कैसा वहां पे होगा। यही चीज वहां पे आपका निर्धारण आपका करती है। अब ये बताओ, संश्लेषित जो रबर होता है वो कौन सा है? बताओ, इनमें से आपका संश्लेषित रबर आपसे पूछा जा रहा है कि संश्लेषित रबर इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो संश्लेषित रबर किसका नाम आपको बता देना है। ये दोस्तों आपका जो नियोप्रिन दिया गया, ये संश्लेषित आपका रबर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सिंथेटिक रबर भी आपका वहां पे होता है, और यह जल और रसायन प्रतिरोधी आपका होता है। तो क्या बता दोगे, जो आपका नियोप्रिन है, ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे काउंट जरूर कर लेना कि कितना स्कोर आपका यहाँ पे हुआ। अगर किसी बच्चे ने 35 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए, तो भाई मान चलना सिलेक्शन उसका यहाँ पे हो गया।
लेकिन आप काउंट जरूर करना कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। और जो मैंने नोट्स आपको एप्लीकेशन में अपलोड कर रखे भाई बिल्कुल तैयार करके जाना, इतना टाइम आपका नहीं बचा है। अब जो बचा हुआ टाइम है उसी पे पूरा फोकस कर लो, उसी की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या कहोगे, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो जो आपका मरकरी होती है इसका गलनांक क्या सबसे कम आपका यहाँ पे होता है? यानी मरकरी आपका एकमात्र तरल धातु है। मरकरी क्या हो जाएगी आपका एकमात्र तरल धातु दोस्तों आपकी ये होती है, ये आपकी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अगर देखा जाए इसका गलनांक कितना होता है ये कभी आपसे पूछा जाए तो ये होता है 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। अब इसका उपयोग आपको पता ही होगा कि जो आपका पारा होता है यानी जो आपका थर्मामीटर होता है वहां पे यूज होता है, और बैरोमीटर आपका हो गया वहां पे इसका यूज आपका बहुत ज्यादा आपका किया जाता है। दोस्तों यहाँ अपने पूरे कंप्लीट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना आप वहां पे ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे हम लोग एक अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट भी होता है जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जहां पे जो भी आपका डाउट होगा उसका मैं जो भी उसका प्रॉब्लम होगा उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल आपको वहां प्रोवाइड कराऊंगा। तो दिए गए नंबर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना भी आप ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।